अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है, लेक्चर है सेक्शन 23 के हवाले से, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कौन बंदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है। लास्ट टाइम हमारा लेक्चर हुआ था सेक्शन 22 का, उसमें हमने कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स को पढ़ा था कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ ग्रांट करे या ना करे, लेकिन उस डिस्क्रिशन को रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए थे कि जुडिशियल प्रिंसिपल्स को उनको फॉलो करते हुए, इक्विटी के प्रिंसिपल्स को, जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कोर्ट को अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करनी चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं यूज करनी चाहिए, रीजनेबलनेस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोर्ट को लॉजिक्स देनी चाहिए, स्पीकिंग जजमेंट होनी चाहिए, स्पीकिंग डिग्री होनी चाहिए कि कोर्ट ने तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हायर कोर्ट्स का जो प्रिंसिपल स्टैब्लिश करता है उनको सबको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ये डिसीजन दिया और अपनी डिस्क्रिशनरी पावर जुडिशियल माइंड को अप्लाई करते हुए यूज किए। आज हम सेक्शन 23 को पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन बंदा, कौन सी पार्टी, कोई भी शख्स, यानी कौन शख्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है, हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो स्टार्ट करते हैं बीआर एक्ट से, सेक्शन 23, हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कौन सी पार्टी, कौन शख्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर। इस चैप्टर में नीचे जो बात वो कह रहा है कि ये शख्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं, इनके इस राइट को, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करने के राइट को अगर कहीं पर डिनाई किया गया है तो वो डिनाइल वाली बात सुपरसीड करेगी और ये सेक्शन बैक स्टेप पे रहेगा। अगर कहीं पे इनके राइट्स को, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के राइट्स को, क्लेम करने के राइट्स को डिनाई नहीं किया गया तो फिर यह सेक्शन इंटैक्ट रहेगा। एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब यह है कि कहीं और जगह पे प्रोवाइड किया गया है तो वो वाली बात नहीं, तो ये वाली बात इंटैक्ट रहेगी। द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑब्टेन्ड बाय एनी पार्टी देयर टू, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी पार्टीज हैं उनमें से कोई भी पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकती है अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो रही है तो। इस तरह मिसाल ले लेते हैं, किसी प्रॉपर्टी को सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के दरमियान, तो अगर ए इस अपने कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो बी भी सूट फाइल कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, अगर बी फुलफिल नहीं कर रहा तो ए भी सूट फाइल कर सकता है। यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी पार्टीज हैं, सब पार्टीज में से हर किसी के पास ये हक है, हर किसी के पास ये इख्तियार है, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हैं। क्लॉज बी, द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, इसमें एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, अटॉर्नी होल्डर वगैरह सारे शामिल हैं, जबकि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हियर्स होते हैं उनमें सिर्फ वरसा या वारिसान ही किसी शख्स से शामिल होते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में, यानी उस इंटरेस्ट में जितने भी उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं या प्रिंसिपल एजेंट के बिहाफ पे फॉर एग्जांपल कोई सूट फाइल कर रहा है, या हम देखते हैं किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है और अटॉर्नी के तहत वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर रहा है, तो वो भी वैलिड है, वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हैं। यानी उस इंटरेस्ट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं किसी शख्स के, तो वो उस परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हैं। और द प्रिंसिपल वाली बात, ऑफ एनी पार्टी देयर टू, किसी भी पार्टी का, कॉन्ट्रैक्ट की जो भी पार्टी है, या तो उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट या उसका प्रिंसिपल, वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकता है। ऊपर हमने क्या कहा कि पार्टी भी सूट फाइल कर सकती है, क्लॉज बी में क्या है कि उसका कोई इंटरेस्ट, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट या प्रिंसिपल भी सूट फाइल कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, प्रोवाइडेड दैट वेयर द लर्निंग, स्किल, सॉल्वेंसी और एनी पर्सनल क्वालिटी ऑफ सच पार्टी इज अ मटेरियल इंग्रेडिएंट इन द कॉन्ट्रैक्ट और वेयर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड हिज इंटरेस्ट शैल नॉट बी असाइंड। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इसने कि जहाँ पे मिसाल के तौर पे बी एक पार्टी ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मिसाल के तौर पे इसने कोई भी चीज़ ले ले, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करके देनी है, कोई रिंग मैन्युफैक्चर करके देनी है जिसमें ये महारत रखता है, इसकी स्किल है, ये अपना माइंड वहाँ पे अप्लाई करके उसको एक स्पेशल शेप में तैयार करके देता है। तो ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने रिंग बना के देनी थी ए को। अब फॉर एग्जाम्पल ए बाद में अपने कॉन्ट्रैक्ट से डिनाई कर जाता है, तो बी इस सूरत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है ना, बी की सिर्फ बी ही वो रिंग बना सकता है ना, उसी की स्किल है, उसी की लर्निंग है, उसकी पर्सनल क्वालिटी इन्वॉल्व है। अब अगर ए डिनाई करता है तो बी सूट फाइल कर सकता है। इस सूरत में
बी के जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हैं या बी का जो प्रिंसिपल है वो सूट फाइल नहीं कर सकता। रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट यानी रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट बी के या इसका कोई प्रिंसिपल, तो वो सूट फाइल नहीं कर सकता। क्यों फाइल नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे बी की एक पर्सनल स्किल, उसकी लर्निंग, उसकी सॉल्वेंसी इन्वॉल्व थी। इस वजह से सिर्फ बी ही सूट फाइल कर सकता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते। ऊपर एक जनरल पढ़ी, नीचे हमने उसकी प्रोवाइजो पढ़ी, यानी कुछ एक्सेप्शन उसने दी। हाँ, एक सूरत में ये भी कर सकते हैं। अब वो नीचे बता रहा है कि एक ऐसी सूरत भी है जहाँ पे बेशक प्रिंसिपल, जहाँ पे पर्सनल स्किल या सॉल्वेंसी वगैरह इन्वॉल्व हो, लेकिन वहाँ पे प्रिंसिपल भी कर सकता है, रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट भी कर सकता है। कौन सी वो कंडीशन है? वो कंडीशन वो लास्ट में बताता है। हिज रिप्रेजेंटेटिव और वेयर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट हिज इंटरेस्ट शैल नॉट बी असाइंड, या कहीं पे ये बात की गई हो कि इसका जो इंटरेस्ट है वो किसी और को असाइन किया ही नहीं जाएगा। यानी अब यहाँ पे तो रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट इसका सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, प्रिंसिपल इसका पी हो सकता है कोई। तो इस सूरत में तो चलो ये फाइल कर सकते हैं जब इसने कोई पर्सनल उसका स्किल का, पर्सनल लर्निंग का सूट नहीं था, पर्सनल लर्निंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, सूट नहीं पर्सनल लर्निंग का या पर्सनल स्किल का, सॉल्वेंसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये वाली कंडीशन नहीं थी, कोई और कॉन्ट्रैक्ट था, तो उस सूरत में तो प्रिंसिपल भी कर सकता है और उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे पर्सनल लर्निंग का या पर्सनल उसकी क्वालिटी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पे ना प्रिंसिपल कर सकता है ना रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कर सकता है, सिर्फ ये कर सकता है। एक बात, एक एक्सेप्शन होगी। दूसरी एक्सेप्शन ये हो गई प्रोवाइजो में कि जहां पे उस जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के दरमियान, वहीं पे ये बात तय कर दी गई कि ये सिर्फ खुद ही है, ये अपने इंटरेस्ट को किसी को असाइन नहीं कर सकता, यानी कोई रिप्रेजेंटेटिव इनका इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। बेशक ये वाला मामला ना हो, पर्सनल स्किल वाला मामला ना हो, पर्सनल स्किल की सूरत में तो वैसे भी नहीं करते प्रिंसिपल और रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, लेकिन इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिख दी गई कि इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये अपने इंटरेस्ट को किसी को असाइन नहीं कर सकता, सिर्फ ये खुद ही है, तो भी रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट के प्रिंसिपल सूट फाइल नहीं कर सकते। दो एक्सेप्शन हमने पढ़ ली। shall not be entitled to specific performance of the contract unless where his part thereof has already been performed। यानी कि अब वो मैं आपको बात बता, जो पहले मैंने बात कही थी वो बता रहा हूँ कि एक सूरत में इसका रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट भी फाइल कर सकता है, प्रिंसिपल भी फाइल कर सकता है बी का, कि जब उसने रिंग बना ली थी, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो था वो परफॉर्म हो चुका था, अब किसी वजह से ये सूट फाइल नहीं कर रहा है या इसकी डेथ हो गई, तो अब प्रिंसिपल भी सूट फाइल कर सकता है ये और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट भी सूट फाइल कर सकता है। यानी कि जनरली मैं आपको इसको कंक्लूड करके बताऊं तो वो ये है कि जहाँ पे पर्सनल स्किल या लर्निंग का मामला हो या कोई पर्सनल क्वालिटी किसी की इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सूट फाइल नहीं कर सकते। या फिर यहाँ पे ऐसा मामला हो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी में लिख दिया गया था कि इसका इंटरेस्ट किसी को असाइन नहीं किया जाएगा, तो उस सूरत में भी प्रिंसिपल और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते। अब तीसरी कंडीशन है कि जहाँ पे पर्सनल स्किल का मामला है, लर्निंग का मामला है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल भी सूट फाइल कर सकते हैं। वो क्या है? जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बीन परफॉर्म हो गया, यानी इसने अपनी ड्यूटी ऑलरेडी पूरी कर ली, परफॉर्म कर ली, इसने रिंग बना ली, तो अब उसका प्रिंसिपल भी रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट भी सूट फाइल कर सकता है ए के लिए कि ए ने जो हमसे रिंग बनवाई है वो अपनी रिंग को ले और हमें हमारा मुआवजा दे। यानी अब एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ए के खिलाफ ये रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्लेम कर सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले से परफॉर्म हो चुका था। अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो सिर्फ और पर्सनल स्किल का या पर्सनल क्वालिटी का कॉन्ट्रैक्ट है तो वही पार्टी ही कर सकती है, उसका रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं कर सकता। अच्छा, क्लॉज सी की तरफ हम आते हैं। Where the contract is a settlement on marriage or a compromise of doubtful rights between members of same family, any person beneficially entitled thereunder। अब ये अगर इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि मिसाल के तौर पे जहाँ पे कोई मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हो, सेटलमेंट इन मैरिज, सेटलमेंट ऑन मैरिज, ए बी
और यहाँ पे हम रख लेते हैं डी और यहाँ पे एस। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे ए ने अगर बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि बी अगर अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करा दे, मेरी डॉटर से करा दे, तो ये इसको कुछ एन्युटी देगा, कोई वजीफे देगा या इसका कोई मेंटेनेंस देगा। ए और बी के दरमियान क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बी अगर अपने सन की शादी ए की डॉटर से करा देता है तो बी अपनी होने वाली बहू को या उसके बेटे की बीवी को कुछ वज़ाइफ देगा या उसको कुछ मेंटेनेंस देगा। और अब अगर बाद में बी इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करता तो यहाँ पे ये डॉटर जो बेनिफिशियरी है उस कॉन्ट्रैक्ट की, बेसिकली ये पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के दरमियान, लेकिन ये बेनिफिशियरी है, ये क्लेम कर सकती है अपना जो इसका मेंटेनेंस था या जो इसका वजीफा मुकर्रर हुआ था अगर इन दोनों की आपस में शादी हो गई थी तो। यानी बेनिफिशियरी और सेटलमेंट ऑन मैरिज को जो बेनिफिशियरी है वो भी अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकती है अपने इंटरेस्ट के लिए। या फिर क्या, और कंप्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, या मिसाल के तौर पे कोई ए और बी एक फैमिली के दो शख्स हैं, इनके दरमियान किसी प्रॉपर्टी पे कोई सूट था, इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि आपस में लड़ने की बजाय हम ये प्रॉपर्टी अपने छोटे भाई सी को दे देते हैं। तो अब कॉन्ट्रैक्ट इन दो के दरमियान हुआ प्रॉपर्टी सी को देने का, सी इसमें बेनिफिशियरी है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है। लेकिन अगर ये अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इनमें से कोई भी पार्टी परफॉर्म नहीं करती तो यहाँ पे सी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकता है क्योंकि वो उसका बेनिफिशियरी था जो फैमिली सेटलमेंट उनके दरमियान हुई थी। अच्छा, अब हम क्लॉज डी की तरफ आते हैं। Where the contract has been entered into by a tenant for life in due exercise of a power, the remanderment. रिमाइंडरमैन कौन होता है, इसको मैं आपको एक मिसाल के तहत समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे ए ने बी को प्रॉपर्टी दी, ए ने बी को प्रॉपर्टी दी, बी क्या है, टेनेंट फॉर लाइफ है, पूरी जिंदगी के लिए कि इतने तक आप जिंदा हैं, ये प्रॉपर्टी आपके पास है, एज ए टेनेंट का उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आपकी डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, सी के पास, सी कोई भी हो सकता है। तो अब अल्टीमेटली प्रॉपर्टी जिसके पास जानी थी वो रिमाइंडर मैन उसे कहते हैं। अब यानी यहाँ पे सी रिमाइंडर मैन है तो सी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकता है। इस सूरत में फॉर एग्जांपल बी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ए ने प्रॉपर्टी बी को दी थी ना टेनेंट फॉर लाइफ के लिए, बी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था मिसाल के साथ तौर पे किसी रिपेयरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था या किसी भी शख्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आपने इस घर को फर्निश करके देना है, मुझे वो कोई घर था उसको फर्निश करके देना है, आर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और उनके दरमियान कंडीशन तय थी कि फर्निश का मतलब क्या है, फर्निश में आपने क्या चीज़ मुझे इस घर में करके देनी है। अब अगर आर इस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करता तो जो रिमाइंडर मैन है जिसके पास अल्टीमेटली प्रॉपर्टी जानी है वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करा सकता है अगेंस्ट द आर। यानी रिमाइंडर मैन भी सूट फाइल कर सकता है कि और कोर्ट से कंपेल करा सकता है आर को कि उसने जो बी के साथ जो टेनेंट फॉर लाइफ था उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मैं उस प्रॉपर्टी का रिमाइंडर मैन हूँ, वो प्रॉपर्टी अल्टीमेट मुझे ही मिली है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करें। तो रिमाइंडर मैन भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकता है। क्लॉज ई, a reversioner in possession where the agreement is a covenant entered into with his predecessor in title and reversioner is entitled to the benefit of such covenant। अच्छा, रिवर्जनर कहते हैं जिस तरह यहाँ पे तो अब एक रिमाइंडर मैन था, यानी यहाँ पे तो ए ने बी को प्रॉपर्टी दी थी टेनेंट फॉर लाइफ और अल्टीमेटली वो सी के पास जानी थी। अब अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी प्रोविजन उस कॉन्ट्रैक्ट में ना हो कि अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी सी के पास जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई रिमाइंडर मैन किसी को फिक्स ना किया गया हो, तो इसकी डेथ के बाद, और ये टेनेंट फॉर लाइफ है, इसकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी वापस ए के पास ही आनी है।
तो इस सूरत में ए जो है ये रिवर्सनल इन पोजेशन है, या ये ऑनर भी, ऑनर तो था ही ये प्रॉपर्टी का, लेकिन इसने प्रॉपर्टी इसको टेनेंट फॉर लाइफ दी थी। अब प्रॉपर्टी जब इसकी डेथ हो गई तो इसके बाद वापस इसी के पास आ गई, या अगर इसकी भी डेथ हो गई तो इसके किसी लीगल हियर के पास आ गई, तो ये अब रिवर्सनल इन पोजेशन है, यानी पोजेशन रिवर्ट बैक होके उसी के पास आ गई। तो ये भी अब सूट फाइल कर सकता है। आर जो हमने लेट्स सपोज किया था कि किसी के साथ बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि उसने घर को फर्निश करके देना है, यानी रिवर्ट बैक होके जिसके पास प्रॉपर्टी आई है वो रिवर्ट बैक वाला भी, रिवर्सनल इन पोजेशन भी किसी के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म करे। यहाँ पे कॉवेनेंट एंटर्ड इनटू विद हिज प्रीडेसेसर, यानी ये अगर इसकी भी डेथ हो गई है तो इसके प्रीडेसेसर, इसके फोरफादर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी को प्रॉपर्टी देने का टेनेंट फॉर लाइफ, और प्रॉपर्टी जब इसकी डेथ हो गई तो वापस घूम के इसी के पास आनी थी। इसकी भी डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी लीगल ईयर के पास गई, यानी लीगल ईयर भी यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकता है। यहाँ पे लीगल ईयर कौन है? रिवर्सनल इन पोजेशन है। अच्छा, अ रिवर्सनल इन रिमाइंडर, पहले हमने क्या पढ़ा है? रिवर्सनल इन पोजेशन, अब रिवर्सनल इन रिमाइंडर, where the agreement is such a covenant and the reverser is entitled to the benefit thereof and will sustain material injury by reason of its breach। अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी मिसाल ये है कि यहाँ पे रिवर्सनल इन पोजेशन तो वो था जिसके पास प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होके उसके पास आ गई थी, उसकी पोजेशन में दोबारा प्रॉपर्टी आ गई थी। लेकिन रिवर्सनल इन इंटरेस्ट या रिवर्सनल इन रिमाइंडर वो होता है जिसके पास अभी प्रॉपर्टी आई नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आनी उसी के पास ही है, यानी इसकी अभी लाइफ खत्म नहीं हुई, इसकी अभी डेथ नहीं हुई जो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो, लेकिन जब भी इसकी डेथ होगी तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होके इसी के पास आएगी या इसके पास आएगी, तो भी ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हैं। अभी प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होके आई नहीं, लेकिन बाद में आएगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था जिसकी वजह से, जिसको अगर नॉन परफॉर्मेंस करता आर तो इनको लॉस होना था। मिसाल के तौर पे इसके साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आपने ये दीवार है जो मेरी, इसकी मुरम्मत करके देनी है। अब अगर ये दीवार की मुरम्मत नहीं करके देता और दायरे अल्टीमेटली दीवार ने गिरना है, तो दीवार गिरेगी तो लॉस तो इसको होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी अल्टीमेटली इसके पास आनी थी। इस वजह से जो रिवर्सनल इन रिमाइंडर है, जिसको अल्टीमेटली प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होके आनी है, वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकता है। अच्छा, where a public company has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated कहते हैं मर्जिंग ऑफ कंपनी, या दो चीज़ों का आपस में जुड़ जाना। जिस तरह कंपनी ए थी और कंपनी बी थी, इन दो कंपनी आपस में मर्ज हो गई और इन्होंने एक नया नाम रख लिया कंपनी सी का। तो कंपनी ए ने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था या कंपनी बी ने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब ये मर्ज हो गई, एक कंपनी बन गई दोनों की, तो न्यूली फॉर्म कंपनी है वो भी किसी कॉन्ट्रैक्ट की जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती है। वो यही बात कर रहा है। Where a public company has entered into a contract and subsequently, यानी बाद में, becomes amalgamated with another public company, ए बी के साथ मर्ज हो गई और नया नाम उन्होंने सी रख लिया या नया नाम ना भी रखा। The new company which arises out of the amalgamation, न्यू कंपनी जो सी बनी है, या बी, अगर सी उन्होंने नाम नहीं चेंज किया, बी ही थी वो कंपनी, तो बी ए के बिहाफ पे, क्योंकि ये कंपनी अब बी में मर्ज हो गई थी, या फिर अगर न्यू नाम उन्होंने चेंज किया सी, तो सी भी सूट फाइल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर सकता है। When the promoters of a public company have before its incorporation, अच्छा, प्रोमोटर का क्या कंसेप्ट है, या आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे कि किसी भी कंपनी की फॉर्मेशन से पहले उसके कुछ प्रोमोटर्स होते हैं जो उस कंपनी के, यानी उस कंपनी को बनाने का मकसद को प्रमोट करते हैं। उसके बिहाफ पे कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, रजिस्टर्ड नहीं हुई, पहले ही उसको रन करने के लिए, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए डिफरेंट किस्म के एग्रीमेंट्स करते हैं। लोगों के एतमाद को अपने ऊपर यानी इंसिस्ट करने के लिए डिफरेंट एग्रीमेंट करते हैं, उनको हम प्रोमोटर्स कहते हैं। और बाद में वही प्रोमोटर उस कंपनी के डायरेक्टर या शेयर होल्डर बनते हैं। यानी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले जो भी स्टेप्स उस कंपनी के मालिकान या शेयर होल्डर जो बाद में बनेंगे वो लेते हैं, उनको प्रोमोटर कहते हैं। अब इन प्रोमोटर्स ने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी भी पार्टी के साथ, तो बाद में जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई
तो वो कंपनी भी जो उनके प्रोमोटर ने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं। When the promoters of a public company have before its incorporation entered into a contract for the purposes of company, शर्त ये है कि जो प्रोमोटर्स थे वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया था, फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी, कंपनी के बिहाफ पे उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था। एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज से वारंटेड था, किस चीज से रिलेटेड था, टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी इनकॉर्पोरेट होने के बाद से कोई किसी वक्त से वो रिलेटेड था। तो बाद में जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो वो उन प्रोमोटर के बिहाफ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकती है, द कंपनी यानी कंपनी सूट फाइल कर सकती है। तो ये बेसिकली हमारा लेक्चर था जिसमें हमने ये पढ़ा कि कौन कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हैं या हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सबसे पहले हमने कहा कि एनी पार्टी दियर टू, कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की, अगर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो रही है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी पार्टीज हैं उनमें से कोई भी पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट या प्रिंसिपल किसी भी पार्टी का वो भी सूट फाइल कर सकता है, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कोई पर्सनल स्किल या पर्सनल क्वालिटी से रिलेटेड था तो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट या प्रिंसिपल सूट फाइल नहीं कर सकते। लेकिन एक सूरत में वो भी करते हैं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी परफॉर्म हो गया था, अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ऑलरेडी परफॉर्म, जिस तरह हमने वो रिंग वाली मिसाल पढ़ी। उसके बाद हमने कहा था कि रिवर्सल इन फैमिली सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑन मैरिज या कोई फैमिली सेटलमेंट हुई है, उसमें मैंने आपको मिसाल दी थी कि ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बी अगर अपने बेटे की शादी ए की बेटी के साथ करा देता है तो बी उसको कुछ मेंटेनेंस देगा या उसको कोई वजीफा मुकर्रर कर देगा, लेकिन बाद में बी ऐसा नहीं कर सकता, तो वो लड़की जिसकी शादी के रिलेटेड वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो बेसिकली उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, लेकिन वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसकी क्लेम कर सकती है क्योंकि वो उसकी बेनिफिशियरी है। उसके बाद हमने रिवर्सनर इन पोजेशन को पढ़ा कि रिवर्सनर इन पोजेशन जिसके पास प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होके आई है, वो भी जिसके पास प्रॉपर्टी पहले थी यानी टेनेंट फॉर लाइफ जो था उसके पास उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था तो रिवर्सनर इन पोजेशन भी उसके बिहाफ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकता है। उसके बाद रिवर्सनर इन रिमाइंडर यानी जिसके पास अल्टीमेटली प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होके आनी है, अभी आई नहीं अभी आनी है, और उसको कोई ऐसा लॉस हो जाता है, ऐसा लॉस होने का खदशा है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं किया गया तो भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा सकता है। उसके बाद हमने देखा कि कोई एमलगमेशन हुई है टू कंपनीज के दरमियान, तो जो न्यूली फॉर्म कंपनी है एमलगमेशन के बाद वो भी ऑलरेडी जो कंपनी थी जो उसमें मर्ज हुई है एमलगमेट हुई है उनके बिहाफ पे कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकता है, या प्रोमोटर्स ने कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और बाद में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद प्रोमोटर्स के किए गए मुआहदे को भी बाद में तामील मुख्तस यानी उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती है। तो ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था सेक्शन 23 के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर हमारा सेक्शन 24 के हवाले से होगा कि उसमें हम पढ़ेंगे कि किस किस को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ ग्रांट नहीं किया जा सकता। तो थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, बाकी जो लाइव फिजिकली बैठे हैं वो भी पूछ लें लेक्चर के बाद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।